वो केसीएल और केवीएल है, और केसीएल और केवीएल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा, सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज की कहानी। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं। सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है सेल से। यस सर, ऑडिबल। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो सेल जो होता है बेटा, वो सेल कैसा होता है? हमें पता है कि सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो एंड हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक को नेगेटिव एंड कहते हैं। पॉजिटिव एंड कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक के ऊपर हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, बेसिकली ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, एंड वी ऑलवेज नो दैट current always flow from higher concentration of positive charge towards the lower concentration of positive charge। यानी कि इसको अगर मैं सर्किट कंप्लीट कर दूं तो मुझे एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा, तो जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये सेल का काम क्या है? मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो सेल है, इसका काम है सर्किट के अंदर पोटेंशियल को मेंटेन करना। अब ये पोटेंशियल को मेंटेन कैसे करता है, इसके लिए दो चार बातें हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे दैट द सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। जितने भी सर्किट के एलिमेंट्स हैं उन सबको एनर्जी कौन देता है? सेल देता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि सेल कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, सेल डू नॉट या सेल डज नॉट प्रोड्यूस। सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, सेल क्या करता है? मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। सेल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस which forces the charge या electron to move in the circuit। तो सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, एंड सेल ड्यू टू द that forces the charge electron to move in the circuit। इलेक्ट्रॉन को और चार्ज को मूव करने कौन देता है? वो सेल करने देता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने का ये मतलब नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाना। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने का मतलब ये है कि अलग दो कंडक्टर के दोनों एंड पे, यानी सेल भी अपने दोनों एंड पे पोटेंशियल को मेंटेन करता है। यानी कि एक पे अगर मान लो +5 है, दूसरे पे -5 है, तो वो मेंटेन रहता है ताकि कांस्टेंट करंट सर्किट के अंदर फ्लो करे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंटली सर्किट के अंदर मूव करता रहे। ठीक है, आप क्लास केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ी होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में याद है? पढ़ी, भूल गई? हाँ, पढ़ा होगा आपने क्लास
12th में ही तो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा होगा ना, याद है? केमिस्ट्री पढ़ लो, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। एंड व्हाट डज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डू? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है? दैट इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, जो आपके सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेसिक बातें पता होंगी एडजस्ट। अब ये सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, तो ये सब बात भी पढ़ा होगा आपने वहां पे, ठीक है? कि आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक, हाँ, एक है एनोड, एक कैथोड, ठीक है? इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। उससे क्या होता है वो समझते हैं। इसको केमिकल एनर्जी सेल को कहां से मिलती है वो समझते हैं। तो हाँ, ये इनको कनेक्ट करते हैं एक सर्किट से, ठीक? लेट अस सपोज दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक? ओके ओके, देखो एनोड पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि जो एनोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस थी वो फ्लो करके कैथोड के ऊपर आ चुकी है, ठीक है? कैथोड नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकल के फ्लो करके पॉजिटिव चार्ज तक, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकल करके कैथोड पे यानी कि दूसरे इलेक्ट्रोड पे, अगर दूसरे एंड पे पहुंच जाए तो वो कैथोड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन या एनोड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है, ओके? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका एनोड टू कैथोड होगा तो डेफिनेटली जो करंट का फ्लो होगा वो इनके ऑपोजिट होगा। करंट का फ्लो कैसा होगा? ये ऑपोजिट होगा। सवाल आके कहाँ पे फंसता है कि जब इस सर्किट में तो फ्लो कर सकता है इलेक्ट्रॉन या करंट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होती है इस सॉल्यूशन के अंदर। इस सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है, देखो आप एससी वर्मा जब पढ़ोगे ना तो वहां पे बैटरी मैकेनिज्म छोटा सा टॉपिक है, उस बैटरी मैकेनिज्म के अंदर भी पढ़ाया है उन्होंने, बताया उन्होंने कि जब एनोड से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे जाती हैं और कैथोड के बाद जब सॉल्यूशन के अंदर वापस पहुंचती है तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, और जिस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड पे जम कर जाते हैं, यानी कि वापस से इलेक्ट्रॉन कुछ यूं फ्लो करने लगते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन्स का सर्किट कंप्लीट होगा तभी जाके जो है कि करंट फ्लो होगा, है ना? तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ तक आना ही था, कैसे आएगा? जब वो सॉल्यूशन के अंदर पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एन एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसको 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 बैटरी मैकेनिज्म में एससी वर्मा ने बोला कि बैटरी मैकेनिज्म के अंदर कि अगर आपका ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव पे जाने के लिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी, ये एक्स्ट्रा फोर्स इसको मिलती है, जिसको उन्होंने बोला फोर्स ऑफ बैटरी, एंड ही नेम्ड दैट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत हायर लेवल पे जाके इन चीजों के रिसर्च
से चीजें खुलती हैं, ठीक है। हमें बस इतनी सी बात समझनी है कि जब एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर पहुंचता है, तो जब इलेक्ट्रॉन सर्किट को कंप्लीट करता है, तो ही गेट्स एन एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा एनर्जी टू टू कम टू कंप्लीट द सर्किट। ओके, ये जब जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो एक रिएक्शन होता है। हाँ, एक रिएक्शन होता है, और जिस रिएक्शन का नाम आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कहते हैं, रिडॉक्स को, है ना। और इस रिडॉक्स रिएक्शन से फोर्स या एनर्जी मिलती है जस्ट टू कंप्लीट द सर्किट। ओके, तो सेल के पास इस सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ये जो एक्स्ट्रा फोर्स या एनर्जी इसको मिलती है, यही एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, और जब हम उसको करंट सप्लाई से कनेक्ट करते, जब हम उसको किसी अप्लायंस से कनेक्ट करते हैं, तो वो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। ये सेल का काम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से बात शुरू होती है ईएमएफ की। व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? देखो, ईएमएफ बहुत पुराना नाम है। ईएमएफ बहुत, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है वैसे ईएमएफ थोड़ा सा अंतर है कि देखो, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत पुराना नाम है। हिस्टोरिक नेम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल, when no current flows, सेल जब तक सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, तो उन सेल के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ व्हेन नो करंट फ्लोज, ठीक है। इसको ओपन सर्किट कह सकते हैं। जब सर्किट ओपन है, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो सेल के एंड पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ या पोटेंशियल, क्या कहते हैं बेटा इसको? ईएमएफ। ईएमएफ को शॉर्ट में ऐसे ई से लिखते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माइनस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड इट कम्स आउट टू बी V प्लस V माइनस। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, सब केमिस्ट्री का पार्ट है ये। ठीक, अब जब हम किसी सेल को कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, तो उसकी पोटेंशियल क्या सेम रहती है या अलग रहती है? उसकी पोटेंशियल अलग हो जाती है। जैसे ही सर्किट में कनेक्ट करते हैं हम किसी भी सेल को, तो उसके सेल सर्किट से कनेक्ट करने से पहले उसकी पोटेंशियल जो है, जो भी होती है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब सेल को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने सर्किट में, तो उसको हम लोग सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सर्किट है जिसमें 4 ओम का रजिस्टर लगा है, ठीक है। यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया और यहाँ पे एक सेल दे दिया, और इसके बाद फिर यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ठीक। मान लो ये सर्किट जो है 12 वोल्ट का है। इसमें जब आपसे करंट निकालने को पूछे तो क्या करोगे बेटा? 12/4 3 एम्पियर। करंट कितना आएगा? 3 एम्पियर।
लेकिन जब ऑब्जर्वेशन किया गया, जब एमीटर में रीडिंग देखी गई, बट ऑन ऑब्जर्वेशन यानी कि रीडिंग फ्रॉम द एमीटर, तो देखो वैल्यूज देख के हमें क्या लगता है, वैल्यू देख के हमें लगता है कि करंट 3 एम्पियर का फ्लो करना चाहिए, लेकिन जब एमीटर की रीडिंग देखते हैं तो हमें क्या दिखता yes है sir, कि जो उसकी रीडिंग है वो 2 एम्पियर है। कितनी रीडिंग है? 2 एम्पियर है। मतलब कोई ना कोई तो है जो 1 एम्पियर को चुरा ले जा रहा है, मतलब सर्किट में कोई ना कोई भूत जरूर है जो एक एम्पियर को चुरा ले गया। जब वोल्ट मीटर्स की रीडिंग देखी हमने, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने पाया उस 4 ओम के क्रॉस 8 वोल्ट। अरे भाई साहब बड़ा ब्लेंडर हो गया। हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया 12 वोल्ट, बट हमारे अप्लायंस को मिला 80 वोल्ट। क्यों भाई? जैसे हमने आपको 100 रुपए दिया, सामान खरीद के लिया, तुम सामान 80 रुपए खरीद के लेकर आई, 20 रुपए खाली। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट हैपेंस इन योर सर्किट। तो अब ये करंट कौन चुरा रहा है, ये वोल्टेज कौन चुरा रहा है? तो ये जो कहानी शुरू होती है, यहां से कहानी शुरू होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो कैलकुलेशन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। यानी कि जो सर्किट है ना, तो ये ज्यादा हो सकता है कि सर, ये जो इलेक्ट्रॉन जब इस सॉल्यूशन से पास करता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है। सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है। यही रेजिस्टेंस जो सेल में कंटिन्यू रह जाता है, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग, लिखेंगे हम दैट सो दिस लॉस ऑफ करंट और वोल्टेज इज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि सेल जो है, सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो अपने खुद के पोटेंशियल को ड्रॉप कर देता है और जो करंट को ड्रॉप कर दिया। टू इंटरनल, जो अब तक हम इग्नोर करते आए थे लेकिन अब नहीं करेंगे, अब कुछ इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है? देखो लिखेंगे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell is the obstruction offered to path of current due to the material of electrolyte। जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल था, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उस मटेरियल की वजह से जो रेजिस्टेंस आती है करंट के पास, वो कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ठीक। ओके, अब उसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं। ठीक सर। ये 4 ओम का रजिस्टर था, मैं इसके अक्रॉस एक 8 वोल्ट हमने मेजर किया था, याद होना चाहिए आपको। और इसके 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 अंदर जो एमीटर था हमारा यहाँ पे, जो एमीटर था हमारा यहाँ पे, उसमें करंट था कितना? 2 एम्पियर। हाँ, यानी कि ये जो 12 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट खो गया, कहीं ना कहीं तो खो गया। तो एक्चुअली ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रोड से जब हम सेल बना रहे थे,
हेलो, हाँ बेटा, तो देखो He- तो heat up हाँ और इस आवाज हाँ अभी आवाज में अभी आएगी आवाज, आवाज आ रही है ना? अभी और यस अभी और ये अब आपका ये आपका हाँ ये आपका इलेक्ट्रोलाइट था बेटा। अब इससे मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट किया था, याद करो पीछे वाला सर्किट को। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है ना बेटा, इस पाथ की वजह से इसको रेजिस्टेंस मिलती है, जिसको हमने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। क्या कहा? स्मॉल आर। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, ये जो सेल का जो वोल्टेज लिखा है 12 वोल्ट, ये ईएमएफ है। क्या है ये? ईएमएफ है। यानी कि जब तक सेल को किसी सर्किट से कनेक्ट ना करो तब तक ये ईएमएफ 12 वोल्ट का पोटेंशियल दिखाएगा। जैसे ही हमने कनेक्ट किया इसको एक करंट सोर्स से, जैसे ही इसको हमने इसको एक अप्लायंस से कनेक्ट किया तो ये 8 वोल्ट मेजर होने लगा। तो अब इस सर्किट में तुम अंदाजा लगा सकते हो, इस सर्किट का ईएमएफ 12 वोल्ट और वोल्टेज 8 वोल्ट। डिफरेंस क्या हुआ? ईएमएफ का मतलब है कि the potential difference across the terminals of the cell when there is no current। तो जब इस बैटरी के अक्रॉस कोई करंट नहीं होगा तो ये 12 वोल्ट मेजर करेगा, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होगा सर्किट कंप्लीट होने पे वैसे ही 8 वोल्ट मेजर होने लगा। हाँ, तो इसकी ईएमएफ है 12 वोल्ट। तो एक्चुअली में ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करने की वजह से एक रेजिस्टेंस पैदा हुआ और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो 12 वोल्ट इसकी ईएमएफ थी जिसमें 8 वोल्ट 4 ओम को मिला, तो बाकी 4 वोल्ट कहाँ गया? बाकी 4 वोल्ट इस मिला। बाकी जो 4 वोल्ट वो इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला। और अगर इसको 4 वोल्ट मिल रहा है और करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, मतलब कि इसको 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू हो गई 12 वोल्ट। इस सर्किट में जो ईएमएफ है वो कितना है? 12 वोल्ट। ठीक, और इसी सर्किट के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है ये 8 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये है कि किसी सेल को जब हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी अप्लायंस के क्रॉस, उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the two terminals of the cell when current is drawn। जब सर्किट को कनेक्ट किया, जब सेल को कनेक्ट किया सर्किट में, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस वो शो करेगा वही उसका टर्मिनल वोल्टेज कहा जाएगा। और ईएमएफ का मतलब क्या है कि जब तक करंट नहीं है तो कितना वोल्टेज दे रहा है। ठीक बेटा, अब ये 8 से 12 से 8 क्यों हुआ? वो 4 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। ठीक है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हमेशा सीरीज में रहेगा बैटरी के साथ। बैटरी के साथ हमेशा सीरीज में रहेगा, सीरीज में रहेगा, बैटरी के साथ हमेशा सीरीज में रहेगा, हमेशा। राइट, मैं लिख देता हूँ इस चीज को।
internal resistance is always in series with the cell, in series with the cell. So यानी कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ माइनस, ठीक है। 8 वोल्ट इक्वल टू 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट कौन खाया? इंटरनल रेजिस्टेंस खाया। कौन खाया? इंटरनल रेजिस्टेंस खाया। तो ईएमएफ माइनस आई अक्रॉस द इंटरनल आई, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। दिस आई आर का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। जो I है वो है करंट अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो स्मॉल r है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस इटसेल्फ। तो इस स्मॉल r को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और कैपिटल R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है बेटा? जो वोल्टेज जो सर्किट में सेल को लगाने पे जो वोल्टेज मिलती है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, और जो उसकी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होती है विदाउट ड्राइंग द करंट उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ, ठीक है। चलो बस ये बेसिक चीज थी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है बेटा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के लिए ही हमें ये पढ़ना जरूरी था, सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। कहानी शुरू होती है किरचॉफ्स लॉ। क्या बेटा? पीछे वाला पेज दिखा दूं? हाँ देखो देखो, ओके। चलो, the topic is Kirchhoff's law. किरचॉफ्स लॉ। देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? देखो किरचॉफ्स के दो लॉज हैं, एक को कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरे को कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता क्या वो हम समझते हैं। फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। जो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे? ओम्स लॉ पढ़ते आए थे ना। अभी देखो जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ेगा ना तुमको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें कितना से मुश्किल सर्किट सॉल्व कर लोगे। अब तक जो सर्किट तुम सॉल्व करते थे रेजिस्टेंस वाला बहुत आसान था, थोड़ा सा मुश्किल होगा तो दिक्कत हो जाएगी। किरचॉफ्स लॉ से कितना मुश्किल से मुश्किल सॉल्व कर लोगे। किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जंक्शन रूल। This says that at any junction sum of current
entering the junction, sum of current entering the junction, equal leaving the entering the junction equal equal to sum of current leaving the junction. अब ये सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन है। अभी जंक्शन क्या है? ये रेलवे जंक्शन है ना, और क्या है? रेलवे जैसा जंक्शन है ये। जंक्शन का मतलब ये है, JN का मतलब है जंक्शन, स्टेशन। जंक्शन का मतलब ये है कि जहां पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आके मीट करती हो, ठीक है। वेयर 3 or more वायर, पॉइंट जो भी लिखना, वायर लिखो या पॉइंट लिखो, 3 or more points या 3 or more wires meet, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स या 3 या 3 से ज्यादा वायर मीट करते हैं, उसको जंक्शन कहते हैं। ध्यान रहे, 3 या 3 से ज्यादा, 2 नहीं, 2 वाले को नोड, 2 वाले को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। वेयर 2 वायर्स मीट, 2 वायर्स आमने सामने से आके मीट करेंगे तो उसको हम नोड कहेंगे। क्या कहेंगे? नोड। नोड वाला हमें इतना नहीं पढ़ना है, नोड वाला तो ओम्स लॉ हो जाएगा वैसे ही, नोड वाला, ठीक है। 3 वाले पढ़ने में हमको, जिसको कहते हैं हम लोग जंक्शन। हाँ, रेलवे जंक्शन। जैसे मान लो ये एक वायर है, एक वायर है, एक वायर है, ठीक। तो ये 3 वायर्स आके इस पॉइंट पे मिलते, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जंक्शन। मान लो मैं कहता हूं कि वायर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, इस वायर से मान लो करंट आ रहा है 3 एम्पियर। बोलो इस वायर से करंट कितना ही निकलेगा? जल्दी बोलो। यहाँ पे I = 5 एम्पियर। सिंपल है ना। जैसे मान लो ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे एक वायर यूं आ रहा है, एक वायर यूं निकल रहा है, यहाँ से एक वायर यूं निकल रहा है और एक वायर यूं आ रहा है। इस जंक्शन पे क्या है कि मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक, और यहाँ से 2 एम्पियर करंट इस जंक्शन से इस वायर से निकल रहा है, और 3 एम्पियर का करंट इस वायर पे, इस जंक्शन पे आ रहा है। तो अब बताओ इस वायर से कितना करंट इंटर लीव करता होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, कितना करंट इससे लीव करता होगा? कितना बोलो? 7 आने वाले करंट्स को ऐड कर दो। आने वाले करंट कौन कौन सा? ये 4 और प्लस 3 7, और आने वाला करंट और ये I है, तो I + 2, तो I कितना? 5 एम्पियर आएगा ना। हाँ, अब यहाँ से एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये KCL जो है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ठीक है, ये बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज बेस्ड ऑन principle of conservation of charge. It is based on principle of conservation of charge. Principle of conservation of charge, ठीक है। यानी कि चार्जेस ना कभी क्रिएट हो सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए जितना चार्ज किसी सर्किट में एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर भी निकलेगा, तो जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ये सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलो आया समझ में? क्वेश्चंस वगैरह हम लोग आगे करेंगे।
जो सेकंड लॉ है उसका नाम है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ का नाम है बेटा हम लोग हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग लूप, वो जंक्शन रूल था, ये लूप रूल है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का शॉर्ट में हम लोग केवीएल कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग शॉर्ट में केसीएल कहते हैं, केसीएल। तो केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल केवीएल। What does the Kirchhoff's voltage law say? It says that the algebraic sum of change in potential around a closed loop is zero। यानी किसी क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल का चेंज हमेशा जीरो रहता है, and there is no change of potential। Algebraic sum of change in potential around a closed loop is always zero। मतलब ये हुआ, मान लो मेरे पास कोई सर्किट है, इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक दूसरा रजिस्टर है, ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये मान लो आपका ए पॉइंट है, ये मान लो आपका बी पॉइंट है, ये मान लो आपको सी पॉइंट है, ये मान लो आपका डी पॉइंट है, ठीक। ये क्लोज लूप हो गया, तो यानी कि केवीएल अप्लाई हो सकता है। तो जब इस क्लोज लूप में हम कहीं से भी कहीं चलेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ चलेंगे पूरा, इस लूप में कहीं से भी, मान लो यहाँ से शुरू करो चलना, ठीक, ऐसे आगे जाओ, 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 इस लूप में अगर इस पाथ को इख्तियार करते, इस पाथ को अगर हम फॉलो करते हैं, if we go from A to B and then B to C and then C to D, so the total change should be zero, and D to वापस A, D to वापस A, then the total change in potential, total change in potential is zero, या is equal to zero, या should be zero। मतलब कि डेल्टा V, sum of delta V is equal to zero for any closed loop। कंडीशन क्या, लूप क्लोज्ड होना चाहिए, फॉर एनी क्लोज्ड लूप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है क्लोज्ड लूप के लिए ये सिंबल, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस Vn इज इक्वल टू 0। कैसे कह लो, जैसे मर्जी वैसे कह लो। अब ये फॉलो, ये यूज कैसे करते हैं, ये सॉल्व कैसे होगा सर्किट, इसको यूज वो सब आगे देखेंगे। फिलहाल जो बस लॉ को समझो कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल की, यानी कि इस देखो, इस सेल की पोटेंशियल को ऐड करो, इस रजिस्टर के पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करो, इस रजिस्टर के पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करो, ठीक है। बस ये तीन ही चीज तो है, तीन ही जगह पोटेंशियल तो होगा, बाकी सब तो स्ट्रेट वायर है। तो इन तीनों पोटेंशियल को ऐड करने पे जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है। जब जब पोटेंशियल गेन हो, जब जब पोटेंशियल गेन हो, यही लिख देता हूं मैं,
जब जब पोटेंशियल गेन हो ठीक, तो उसको हम लोग प्लस वी से दिखाते हैं। पोटेंशियल गेन होगा तो प्लस वी से, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो पोटेंशियल का चेंज गेन के फॉर्म में भी हो सकता है, ड्रॉप के फॉर्म में हो सकता है। पोटेंशियल या तो घटे या तो बढ़े। जब जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो प्लस वी से दिखाएंगे, और जब जब पोटेंशियल घटेगा यानी कि ड्रॉप होगा माइनस वी से दिखाएंगे। ये दो तरीके पोटेंशियल चेंज दिखाने के है ना बेटा। ठीक, आगे देखो। अब ये किस लॉ पे बेस्ड है? देखो, पोटेंशियल पूरे सर्किट का सेम रहना चाहिए, मतलब कि एक एनर्जी की बात कर रहा है। पोटेंशियल की एनर्जी तो है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए। जब यानी कि अगर मान लो कहीं पोटेंशियल घटे भी, कहीं पोटेंशियल बढ़े भी, कोई एक अप्लायंस जो पोटेंशियल को गेन कर रहा है, कोई एक अप्लायंस जो है जो पोटेंशियल को लॉस कर रहा है, तो एक अगर गेन करे, एक अगर लॉस करे, तो दोनों का गेन और लॉस मिलाने के बाद जो चेंज है ओवरऑल वो 0 होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू अप्लाई दिस लॉ। हाउ टू अप्लाई दिस लॉ, हाउ कैन वी अप्लाई, इस लॉ को अप्लाई यूज कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। अगर मान लो सर्किट में एक या एक से ज्यादा सेल है, तो आप कितने भी सर्किट से सेल करंट अज्यूम कर सकते हैं कि इससे करंट इतना फ्लो, इससे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता होगा। यानी कि करंट चाहे तो देखो, चाहे तो अगर 2 सेल है तो दोनों से करंट निकाल लो, अगर 3 सेल हो तीनों से करंट निकाल लो, या फिर एक काम करो कि एक सेल से करंट निकालो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आपकी मर्जी है ना। तो मैं बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। एंड फॉलो KCL। KCL फॉलो करो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। जितना करंट इन करे उतना ही करंट आउट होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ठीक। मान लो इस सर्किट में करंट I एंटर करे, तो अगर मान लो ये I1 I2 में टूट जाए, तो हम ये कह सकते हैं दैट I2, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो कि अगर मान लो हम चाहते हैं एक ही करंट है, करंट I आ रहा है यहाँ से I1 टुकड़े में, I1 पार्ट में एक टूट गया, तो ये इसको एक दूसरे पार्ट को हम I माइनस I1 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको I2 कर ले, I माइनस I1 कर ले, एक ही बात है। तो KCL तो हो गया ना, इस इनका सम, इन I1 और I माइनस I1 का सम I हो गया, तो KCL तो हो गया। तो आप चाहो तो देखो, हम चाहे तो I1 I2 कर ले, या हम चाहे तो I माइनस I1 कर ले, एक I1 दूसरा I माइनस I1। तो I माइनस I1 करने से क्या होगा कि करंट एक ही खाली टूटा ना, I1 अलग हुआ। अब यहाँ पे अगर I2 लिख लोगे तो ठीक है, उस लिहाज से हम लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात, इन चूजिंग अ लूप, जब लूप चूज करने की बारी आए, तो पहला कंडीशन ये है कि क्लोज्ड लूप हो। लूप क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी लूप ओपन नहीं होना चाहिए, पहली बात। और इस क्लोज लूप के अंदर कितने भी रजिस्टर्स, कितने भी कैपेसिटर्स, कितने भी सेल, कितने भी आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सभी के पोटेंशियल को ऐड करेंगे हम या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। जितने भी सेल आ जाएंगे सबके पोटेंशियल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लूप हमेशा क्लोज लेंगे,
एंड दैट क्लोज लूप में इंक्लूड, चाहो तो इंक्लूड कर लो, चाहो तो खाली सेल वाले लूप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबके आंसर सेम आएगा। में इंक्लूड एनी नंबर ऑफ, किसी भी लूप में कितने भी रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स या सेल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबके पोटेंशियल को ऐड करेंगे। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप का डायरेक्शन क्या लो, आपकी मर्जी है, लूप का डायरेक्शन चाहे तो एंटी क्लॉक लो या क्लॉक लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एंटी क्लॉक या क्लॉक दोनों ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई एक लेना पड़ेगा एक बार में, सॉरी, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, कोई एक लेकिन एक बार। ये पॉसिबल है, मान लो इस किसी सर्किट में 2 लूप हैं, तो एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। तो लूप कितने भी बना सकते हो, चाहो तो एक लूप बना, चाहो 2 लूप बना लो, बस क्लोज सर्किट होना चाहिए। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल ड्रॉप और गेन। पोटेंशियल ड्रॉप या गेन, पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा, पोटेंशियल गेन कब होगा, ये समझो बेटा। देखो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये है कि जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, यानी कि अगर कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर में आप अगर करंट की डायरेक्शन में, लूप का डायरेक्शन है आपका, यानी आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप ड्रॉप वाले पॉइंट पर हो। तो पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, देखो किसी रजिस्टर में, समझना बेटा गौर से, रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा, ठीक, जब रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा तो रजिस्टर से करंट को पास होने के बाद करंट और वोल्टेज ड्रॉप होगा या गेन होगा। आप पैसे लेकर के मार्केटिंग करने जाते हो, सामान खरीद के जब वापस आए तो आप गेन में हो या लॉस, आई मीन ड्रॉप में हो या गेन में हो, ड्रॉप में, सिंपल, आप पैसे खर्च करके आए हो, सिंपल है ना। तो जब करंट रजिस्टर से पास करेगा तो वो एनर्जी खर्च करके आ रहा है, क्योंकि रजिस्टर जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, बल्ब है तो बल्ब एनर्जी को कंज्यूम करेगा, लाइट है तो लाइट एनर्जी कंज्यूम करेगा, फैन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। So when a current passes through a register, it consumes, the register consumes the energy, so there must be a drop over there, right? Yes. तो ड्रॉप का मतलब ये है कि आप करंट के पाथ में चल रहे हैं, यानी कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं। तो अगर आपके लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच होता है, मतलब कि आप हायर टू लोअर जा रहे हैं, मतलब कि आप ड्रॉप वाली रीजन में हैं, मतलब कि आपका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया, रिपीट करो पीछे जो मैंने बोला, जो मैंने बोला अभी रिपीट करो कि ड्रॉप का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, आपके लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच हो रहा है, इसका मतलब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है। इसका ये भी मतलब हुआ कि आप जो है एनर्जी को कंज्यूम करवा रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है, आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, और एनर्जी V को माइनस में लिखते हैं, मैंने पीछे बताया आपको, ड्रॉप को माइनस में लिखो और गेन को प्लस में लिखना। तो ड्रॉप माइनस का मतलब ये कि जब लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो तो आपको ड्रॉप यानी माइनस V लेना है, और जब ऑपोजिट हो करंट के तो प्लस V लेना है, ठीक है। yes. हाँ, तो ड्रॉप मतलब कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ड्रॉप का मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपके लूप का डायरेक्शन अगर करंट के डायरेक्शन में है, मतलब कि आप हायर टू लोअर जा रहे हैं, मतलब कि आपका ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि आपका जो पोटेंशियल होगा डेल्टा V वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, ठीक है। आप अगर मैं गेन की बात करूंगा, गेन का मतलब ये लोअर टू हायर,
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, higher potential. यानी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका लूप का डायरेक्शन अगर करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो आप पोटेंशियल गेन वाले फॉर्म में है, यानी कि आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, बोलो आया कि नहीं आया? और ये पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं सेल को दिखाऊं आपको, सेल में ये प्लस है ये माइनस है, ठीक। तो अगर आपके लूप के फ्लो का डायरेक्शन, अगर आपके लूप का डायरेक्शन इस तरीके से हो कि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपका जो पोटेंशियल चेंज होगा इसको आपको माइनस में लेके चलना है, क्योंकि आप हायर टू लोअर जा रहे हैं ना, केस में आप हायर टू लोअर जा रहे हैं, प्लस टू माइनस, मतलब कि ड्रॉप रीजन में आप यस यस, ऊपर उसमें v को आपको माइनस में लेना है। आया समझ में? आया सर। ये आपका हायर रीजन है, ये आपका लोअर हाँ, ये तो लोअर रीजन है। अगर आप उल्टा चल रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, ये आपका माइनस वाला था ये प्लस वाला था, तो आप लोअर टू हायर जा रहे हैं ना, यू आर गोइंग लोअर टू हायर, यानी कि गेन, आप गेन रीजन में हो, और गेन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। बोलो आया नहीं आया बोलो। तो सेल में तो आसानी से समझ में आया कि प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो माइनस मिलेंगे, उल्टा माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन रजिस्टर में कैसे समझेंगे? रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन से समझेंगे कि अगर रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में आपका जो लूप का डायरेक्शन है, लूप का डायरेक्शन भी करंट के डायरेक्शन में ही है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, हमेशा करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, हायर टू लोअर। मतलब कि आप ड्रॉप रीजन में हैं, मतलब कि आपका जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। बोलो बच्चे, आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी इसको आप लोग माइनस आई इंटू आर, ठीक। अगर ऐसा हो कि आप करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में हो, करंट यूं फ्लो होके आ रहा है, तो आप करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहे हैं, डेल्टा वी होगा, ये होगा प्लस आर इंटू आर। यानी कि अगर करंट उधर से आ रहा है, मतलब ये हायर था और ये लोअर है, ये हायर था और ये लोअर है, तो आपका जो लूप का डायरेक्शन है वो लोअर टू हायर हो गया, लोअर टू हायर, ऑपोजिट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ लूप जो हो गया वो क्या हो गया, लोअर टू हायर, हाँ, ठीक है। तो आप गेन रीजन में है तो गेन रीजन में आई प्लस हायर लेंगे, ऐसा समझ में? पॉजिटिव, ऐसा समझ में? यस यस। एक सिंपल क्वेश्चन करें हम लोग, अब तुम बताना वो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आसान था या फिर ये वाला आसान है, तुम देख के बताना अभी। जैसे ये एक सिंपल सा सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस है कितना, 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है। इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 10 वोल्ट का, ठीक। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और वापिस ये ऐसा लूप है, इसमें करंट निकालना, फाइंड आई इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू बतानी है। तो ये तो सिंपल है, दोनों सीरीज में है, तो करंट जितना यहाँ पे होगा उतना ही करंट यहाँ पे भी होगा। केवीएल बताना है आपको, ठीक। अगर मान लो केवीएल ना यूज करो, आप सिर्फ सिंपल ओम्स लॉ यूज करो तो आसानी से बता सकते हो, आई इक्वल टू वी अपॉन आई,
V/R, है ना? तो V कितना है बेटा? V कितना है बोलो? V कितना है? 10 है। और R कितना है? 2 + 3 5। तो इजीली तुम बता सकते हो। लेकिन अगर KVL यूज करके बनाने को कहें तो कैसे बनाओगे? यूजिंग KVL। तो KVL में सबसे पहला कंडीशन क्या है? लूप लेना पड़ेगा, क्लोज लूप लेना पड़ेगा। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही सर। KVL के लिए आपको एक लूप लेना पड़ेगा, क्लोज लूप लेना पड़ेगा, ठीक है? मान लो मैं ये लूप अज्यूम करता हूँ, ये तो क्लोज लूप हो गया। डायरेक्शन क्या लेता हूँ? A से B, देन B से C, C से D, D से वापस से, ठीक है? यूजिंग KVL ABCDA इन ABCDA लूप। तो देखो सबसे पहले सेल से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सेल, तो लूप के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेल को हमने क्रॉस किया कैसे? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ तो चेंज को प्लस मानो, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव आओ तो चेंज को माइनस मानो। ये सिखाया मैंने पीछे, ये सिखाया मैंने पीछे। देखो यहाँ पे सर। चेंज को प्लस मानना है, तो प्लस ई भी कह सकते हैं EMF, और इसको माइनस ई भी कह सकते हैं EMF। कोई दिक्कत नहीं, वी को ई को एक ही बात है, ठीक? ओके। इसके बाद फिर हम रजिस्टर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टेट वाले फिर रजिस्टेंस में पहुंचेंगे। रजिस्टेंस में हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ही हैं तो माइनस, ये करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ही है तो माइनस, ठीक है? तो 3 बार पोटेंशियल होगा, एक वोल्टेज के सेल के साथ और दोनों रजिस्टर के साथ 3 बार पोटेंशियल होगा। तो देखो, तो हम लिखेंगे -10 वोल्ट, सेल वाला नेगेटिव हो गया माइनस में, है ना? यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, सॉरी सेल वाला तो पॉजिटिव है ना, सॉरी सेल को तो हम माइनस से प्लस चल रहे, तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये करंट की डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो गया, ये करंट की डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरा भी नेगेटिव हो गया। 10 वोल्ट माइनस I × 2 ओम और माइनस I × 3 ओम इक्वल टू 0, इक्वल टू 10 - 2I - 3I इक्वल टू 0। तो 10 - 5I इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू 10/5। बताओ मुश्किल था ये? सिंपल सर्किट है, क्योंकि तो ये आपको आसान लग रहा है, ये मुश्किल थोड़ा सा लगेगा क्योंकि इसमें इक्वेशन फॉर्म करना होता है। लेकिन जैसे ही मैं आगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन थोड़ा टफ दूंगा, तब तुम्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि ओम्स लॉ तो यार बड़ा बेसिक सा चीज है, बड़ा बेसिक है, ये तो आगे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत महत्वपूर्ण लॉ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लॉ है, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। कमिंग क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस ये KVL होते ही KVL होगा, इसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मीटर गेज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मीटर गेज पोटेंशियोमीटर, और हम लोग मीटर गेज पोटेंशियोमीटर, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। यस। हाँ, तो 2 क्लास और लगेगा, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो, यस, थैंक यू सर। थैंक यू। होमवर्क सॉल्व कर रही हो नहीं कर रही हो जो आपको मिलते हैं?